क्लासरूम प्रोसेस, डिस्कवरी मेथड, डिस्कशन मेथड, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन मेथड, एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग, ई ट्यूटोरिंग, सर्वे मेथड, फील्ड विजिट, कंसेप्ट मैपिंग एंड स्टोरी टेलिंग। ये तो रहते हैं आपके एसएसटी के। आज ये कंप्लीट करा दूंगी 4th यूनिट एसएसटी की। और जो आपका कॉमर्स का है, कॉमर्स का भी सेम यही है, क्लासरूम प्रोसेस वाला ही, जिसमें पीएसआई पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, टेलीकास्टिंग, ई ट्यूटोरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है। ये 2-3 अलग हैं इसमें, ठीक है, प्रोसेस की, ठीक है। क्लासरूम प्रोसेस क्या होती है? हमारी क्लास के अंदर होने वाली वो सारी एक्टिविटीज जो स्टूडेंट और एक छात्र के बीच में होती है, तो वो हमारी क्या कहलाती है? क्लासरूम प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। पहले ले रही हूँ एसएसटी के अकॉर्डिंग, जिसमें दे रखा डिस्कवरी मेथड। डिस्कवरी मेथड को ही आप क्या बोलते हो? ह्यूरिस्टिक मेथड। जो कॉमर्स वाले हैं उनका लास्ट वाला पॉइंट है ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है। और इनका है एसएसटी वालों का फर्स्ट पॉइंट 4th यूनिट का डिस्कवरी मेथड। सबसे पहले क्लासरूम प्रोसेस के बारे में बताइए। क्लासरूम प्रोसेस यानी कि हम जब हमारी टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होती है, एक क्लासरूम के अंदर जो भी बिहेवियर किया जाता है टीचर का और स्टूडेंट के बीच में, जो जो एक्टिविटीज होती है उनको हम क्या बोलते हैं? क्लासरूम प्रोसेस होती, उसको क्लासरूम प्रोसेस कहते हैं। फिर क्या है, हम डिफरेंट हमारी एक्टिविटीज होती है। बेटा मैथ वालों के लिए आप ये देख लो, अगर कोई सा पॉइंट, 1 मिनट मैम। ठीक है। यस तो मैम। ह्यूरिस्टिक मेथड क्या हो गया अब आपका? इसके मीनिंग हो गया, क्या मीनिंग है कि ह्यूरिस्टिक या डिस्कवरी मेथड, जब हम खोजते हैं किसी चीज को और अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो आपका डिस्कवरी या ह्यूरिस्टिक मेथड। डेफिनेशन हो गई है। स्टेप देखो, स्टेप क्या क्या फॉलो करते हो आप, एक डिस्कवरी मेथड बोल लो या ह्यूरिस्टिक मेथड बोल लो, ठीक है। प्रत्येक विद्यार्थी क्या है, कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करता है, उसे क्या है, कुछ समस्याएं दे रखी होती हैं, ठीक है, और उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए वह अपनी समस्या के अंत तक पहुंचता है। सबसे पहले तो क्या होता है, छात्र को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को ऑब्जर्व करने का मौका दिया जाता है, ठीक है। अब हमें है, हम ऑब्जर्व करते हैं सबसे पहले, फिर हम डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उस डाटा को क्या करते हैं, हम जनरलाइज करते हैं, और लास्ट में क्या है, उस चीज को लिखित रूप देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एक टीचर का क्या रोल है। नहीं, पहले इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि डिस्कवरी मेथड में टीचर का क्या रोल है। एडवांटेजेस देखो भाई, क्या एडवांटेजेस है? चाइल्ड सेंटर्ड है, हाँ जी, सारा काम तो बच्चा ही कर रहा है, बच्चा अपने अकॉर्डिंग सर्च कर रहा है, उसका मन कर रहा है तो वो फोन में सर्च कर रहा है, उसका मन कर रहा है तो बुक्स में सर्च कर रहा है, ठीक है। तो क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है। ये क्या है, एक साइंटिफिक मेथड है, हाँ जी, साइंटिफिक मेथड है। हम रूल्स और रेगुलेशन के को फॉलो, हम सारी चीजें क्या है, एक दूसरे की कॉपी नहीं कर सकते। अब आप देख लो, आपके सामने कोई प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे, हम सोचते हैं कि सारा का सारा एआई से, चैट जीपीटी से लिख दे। नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, प्लेगरिज्म आ जाएगा। पता 1 मिनट में बता देंगे कि सारा का सारा कहाँ से लिखा हुआ है, आपने चैट जीपीटी से लिखा हुआ है। ये उसमें होता है बेटा, जब आप रिसर्च करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या है, हम यूज कर सकते हैं चैट जीपीटी का, लेकिन 20% तक ही यूज कर सकते हैं। कुछ चीज 80% हमें अपने माइंड से चीजें उसके अंदर लगानी है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एक साइंटिफिक दृष्टिकोण डेवलप करता है। आगे क्लियर होता है और फिक्स ज्ञान होता है इसके अंदर। क्लियर कैसे है, बच्चा जब स्वयं खोज करता है तो उसकी नॉलेज क्या हो जाती है, बिल्कुल क्लियर हो जाती है, उसका ज्ञान स्थायी हो जाता है। अब मान लीजिए आपने एक तो चाय बनाना देख रहे थे, आप एक अपने खुद अपने हाथों से बनाई, तो जब आपने खुद अपने हाथों से चाय बनाई तो वो क्या है, आपको वो तरीका आपको बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर फिक्स हो गया, आपके दिमाग में परमानेंट हो गया। हाँ भाई, मैंने ऐसे ऐसे चाय बनाई थी। एक आप सिर्फ देख रहे थे, देखने में हो सकता है 1-2 चीज आप भूल भी जाओ, ठीक है। स्वयं शिक्षा पर आधारित, बिल्कुल आपकी सेल्फ नॉलेज पर आधारित है, आपको कितना अंडरस्टैंड हुआ है, कितना अंडरस्टैंड नहीं हुआ है। छात्र और टीचर का क्या रिलेशन है? छात्र और टीचर का यहाँ पर एज ए फिलोसफर, एज ए गाइड सुपरवाइजर, इतना ही रोल है, ठीक है। सही जानकारी, इसमें छात्र क्या करता है, अपने बिहाफ पे जानकारी ढूंढता है, तो वह सिर्फ सत्य चीजों को ही
सही मानता है। सत्य को जानने की उत्सुकता होती है, हाँ जी, जब आप किसी भी चीज पर रिसर्च कर रहे होते हो तो रिसर्च प्रॉब्लम ही ये होती है कि ये चीज ऐसे क्यों हुई, तो उस सत्य को जानने की कोशिश आप यहाँ पे करते हो। डिसिप्लिन को फॉलो करते हो, हाँ जी, हमारे ऊपर कोई नहीं है देखने वाला, लेकिन खुद से हम क्या कर रहे हैं, डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या है, अपना जितना भी टाइम है, जितनी भी पावर है, उसको क्या है, एक निश्चित दिशा में अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने में लगा रहे हैं। हम इधर उधर उसमें वेस्ट नहीं कर रहे कि भाई फोन मिल गया तो हम गेम खेलने लग गए। जी नहीं, फोन मिल गया तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं। ठीक है, होमवर्क से छुटकारा मिल जाता है। भाई होमवर्क करने का, होमवर्क तो मिलता ही नहीं, ये सारा का सारा होमवर्क ही तो है, हम खुद ही कर रहे हैं। ठीक है, होमवर्क से छात्रों को क्या है, होमवर्क से छुटकारा मिल जाता है, वो खुश हो जाते हैं कि हमें तो कुछ काम ही नहीं दिया, लेकिन एक्चुअल में तो क्या है, सारा ही काम उनको करना है। सहयोग की भावना बढ़ती है, हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। इससे हमारी हैबिट बढ़ती है, सहयोग की भावना, एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। अब जितने भी रिसर्च स्कॉलर होते हैं ना, वो अब गाइड से तो इतना बात नहीं करते जितना वो आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक यस मैम। उसके बाद लिमिटेशन देखते हैं इसकी, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। वे डिसएडवांटेजेस में एक तो एरिया क्या है इसका, एक लिमिटेड एरिया हो गया। ठीक है, सीमित क्षेत्र है, सभी विषयों के लिए इस विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। कुछ सब्जेक्ट्स में क्या है, जो हमारी कुछ विषयों पर रिसर्च की संभावना नहीं हो पाती। अब व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन, हाँ जी, जो हर एक एक बच्चे के ऊपर यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं वो क्या है, वो डेली जैसे तुम्हारी क्लासेस लगती हैं ऐसे क्लासेस नहीं लगती, उनको तो रिसर्च और उनका फील्ड का काम होता है। तो अब जो गाइड है वो कहाँ कहाँ पर किस किस के ऊपर नजर रखेगा, वो तो जब वो बच्चे यूनिवर्सिटी में आएंगे डाटा कलेक्ट करके उनके सामने प्रस्तुत, तभी वो उनको देख सकता है। तो व्यक्तिगत तौर से वह उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। महंगी विधि है, हाँ जी, बिल्कुल महंगी विधि है ये। इसमें क्या है, आपको घूमना भी पड़ता है, आपके टाइम भी लगता है, आपका पैसा भी लगता है। ठीक है, लॉन्ग प्रोसेस है, लॉन्ग मेथड है, हाँ जी, लंबा मेथड है। ठीक है, आपको एक थीसिस लिखने के लिए 3 साल कम से कम लगते हैं। ठीक है, मैक्सिमम तो आप 5 से 7 साल कितने ही ले सकते हो। उसके बाद प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी, ये भी बात सही है। यदि टीचर इस विधि में प्रशिक्षित ना हो तो इस विधि का सफलता से उपयोग नहीं किया जा सकता। अगर मान लीजिए आपके गाइड को ही नॉलेज नहीं है तो वो आपको कैसे पीएचडी कराएगा, है ना। अगर आपके गाइड ने ही मान लीजिए ऐसे ही पीएचडी कर रखी है, भाई वही बंदा सही ढंग से आपको पढ़ा सकता है जिसने अपने टाइम पे सही ढंग से पढ़ा हो। ठीक है, तो जब उसको ही क्या है, नॉलेज नहीं है कैसे क्या कराना है, तो बच्चे को भी अपने जैसा ही बनाएगा। आगे है पाठ्य पुस्तकों का अभाव, बिल्कुल सही भाई, हमारे 7 सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट में से सिंगल सब्जेक्ट्स की भी बुक अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो जो हमारे पास जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो नहीं लिखी जाती इनकी। ठीक है, हमें क्या है, खुद से सर्च करके, चाहे आप भाई मैं तो ये सोच रही हूँ, चलो हमारे सामने तो अभी चैट जीपीटी है, गूगल है, जिन बच्चों ने बहुत साल पहले 20 या 25 साल पहले जिन्होंने पीएचडी की होगी उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा, क्योंकि ना तो बुक्स, अगर बुक्स होती तो उस टाइम पे भी अवेलेबल होती और वो बुक्स आज तक अवेलेबल होती, लेकिन बुक्स तो है ही नहीं। छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त, बिल्कुल सही भाई, प्राइमरी लेवल पे आप रिसर्च थोड़ी ना कर सकते हो। ठीक है, आप क्या है, ये छोटी कक्षाओं के लिए ये सही नहीं है, ये केवल जो आपकी रिफ्लेक्टिव लेवल पर, ठीक है, वहीं पर ये चीजें सही हैं। उसके बाद है दोषपूर्ण निष्कर्षों की संभावना, भाई जो आपका है इसमें अगर योग एक्सपीरियंस की कमी है तो बहुत सारी क्या है, मिस्टेक्स भी निकल के आती हैं। हाँ जी, एक बार में तो आपके थीसिस पास नहीं होते, 2 या 3 बार पूरे के पूरे काटा लगाने के बाद जाके वो ठीक करते हैं। उन्नति में बाधा, जब तक आपकी खोज आपके अकॉर्डिंग नहीं रहेगी, जो टॉपिक है वो जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे आप उसको, तो आपकी जो मान लीजिए पीएचडी आप कर रहे हो तो वो क्या है, वो अवॉर्डेड नहीं होगी। तो आपकी उन्नति में बाधा, जब तक कि आप टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर लेते आपकी उन्नति, इट मीन्स आपको पास नहीं किया जाएगा। क्लियर है? यस मैम।
ठीक है बेटे, अब देखते हैं टीचर का क्या रोल है यहाँ पे। ठीक है, टीचर का रोल है एज ए फैसिलिटेटर, यानी कि वैसे पथ प्रदर्शन करता है, तुम्हें गाइडलाइंस देता है। ठीक है, इससे आगे वो कुछ नहीं करता, न तुम्हारे साथ ना फील्ड में जाता ना और कुछ देता, बस तुम्हें गाइडलाइंस देता है, बेटा आपको ये चीज ऐसे करनी है, इसमें यहाँ पे गलती है। ठीक है, ये काम टीचर आपके लिए करता है। आगे सहायता करता है, उचित सहायता, बिल्कुल सही भाई, जहां जहां पे आपको अपने टीचर की जरूरत होती है आप वहां वहां पे उनकी हेल्प ले सकते हो। प्रश्न पूछना, हाँ जी, क्वेश्चनियर मेथड भी होता है, हमें क्वेश्चनियर भी प्रिपेयर करना होता है। बच्चे इसमें क्या है, यहाँ पर आप टीचर से बात नहीं कर रहे, वो आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा है, या आप अपने टीचर से क्वेश्चनिंग कर रहे हो कि सर मेरा रिसर्च वर्क तो चल रहा है लेकिन मेरे को यहाँ यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज इसका सोल्यूशन दीजिए। ठीक है, नियम बताता है, नियम बताता है आपको टीचर यहाँ पे कि भाई आपको इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। मतलब कि मान लो आप कोई भी टॉपिक सर्च कर रहे हो तो आपको कम से कम पहले 40 से 50 जो प्रीवियस पेपर है उनको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और आप पूरा का पूरा एक दूसरे का कॉपी नहीं कर सकते, यानी कि इन नियमों को आपको फॉलो करके चलना पड़ेगा। संयमी होना, संयम रखना पड़ेगा आपको, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक दिन में नहीं मिलेगा आपको, इसीलिए तो 3-4 साल लगते हैं। ठीक है, तो आपको उचित संयम बरतना पड़ता है, यहाँ पर जल्दबाजी में आप अपना काम कंप्लीट नहीं कर सकते। आ गया समझ में? ये एक टीचर का रोल यहाँ पे बता रखा है, क्लियर है? यस मैम। अगला पॉइंट है एक है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड के बारे में आप लोग बताइए मुझे, क्या होता है? जिस दिन मैं नहीं पढ़ाती उस दिन कौन सा मेथड यूज करते हो आप? डिस्कशन मेथड मैम। हाँ जी, डिस्कशन मेथड में क्या करते हैं, ये वो प्रोसेस होती है जो प्राचीन काल से ही चली आ रही है। जो स्टूडेंट होते हैं वो आपस में, मान लीजिए किसी को कोई टॉपिक नहीं आता, दूसरे बच्चे को आता, तो आपस में क्या करते हैं, वो डिस्कस करते हैं और उसके थ्रू आपस में उस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो डिस्कशन मेथड खुद कर लोगे, ये शायद मेरे को लग रहा है पहले भी आ रखा है डिस्कशन मेथड, यस मैम, कर लेंगे। है ना? तो ये एसएसटी यस का मैम। पॉइंट है डिस्कशन मेथड। मैम सोशोलॉजी तो हो जाएगी, बट ये जैसे पीडीपी और कंटेम्परेरी इंडिया ये मुश्किल है। बेटा देखो वो भी कराऊंगी, बट मेरे को पहले यही करानी ना, क्योंकि जो आप एमडीयू से होंगे ना चल। नहीं मैम, सीआरएसयू से एग्जाम आ गए हैं इसलिए कह रही थी। कब से आपके एग्जाम? मैम 3 से स्टार्ट है जून में। हाँ तो जून में तो ऑलमोस्ट सबके ही होंगे। जहां तक भाई देखो मेरी तो यही कोशिश है, क्योंकि पहले यही बोला गया है ना, यही वाली के बुक्स कंप्लीट कराऊं, नहीं तो मेरे को तो पढ़ाना है, मैं तो पहले वो पढ़ा दूं। ठीक है मैम, आप वो करवाओगे ना इतना जून तक तो? हाँ हाँ, नहीं तुम्हारी क्लासेस लगेंगी तब तक तो मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है मैम। ठीक है, तो फिर ऐसा करेंगे आज, मैं फटाफट करा देती हूँ, इसमें तो फिर कुछ तुम लोगों को दे दूंगी टॉपिक करने के लिए ताकि जल्दी कंप्लीट हो जाए। यस मैम, बाकी के टॉपिक तो सारे इजी ही हैं। हाँ पीएसआई बता दीजिए एक बार। क्या? मैम कॉमर्स में पीएसआई, पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रियंका, ठंड रख बेटा, अभी इसी पे आऊंगी, अभी स्टार्ट कराया मैंने टॉपिक। तुम्हारा इनका फर्स्ट पॉइंट था और तुम्हारा लास्ट, इसलिए मेन एक साथ लेके चल रही हूँ। अगला टॉपिक ही यही है। डिस्कशन मेथड के बाद है भाई आपका एक तो है कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, और एक है आपका पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, पीएसआई और सीएआई। तो पहले बात करते हैं पीएसआई की, पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स वालों का पॉइंट है, लेकिन भागना नहीं है बाकी बच्चों को भी। पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, अब आता है हमारा टॉपिक पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली जिसको बोलते हैं। इसका क्या मीनिंग है भाई, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, व्यक्तिगत अनुदेशन, ठीक है, इंडिविजुअल सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन और पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, दो चीजों को इसमें यूज किया जाता है। एक तो है पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन या इंडिविजुअल, बात तो वही है भाई, पर्सनल हो गया, इंडिविजुअल बोल लो, व्यक्तिगत ही हो गया। ठीक है,
पर्सनलाइज्ड का भी मतलब व्यक्तिगत है और इंडिविजुअल का मतलब भी व्यक्तिगत है। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले ये होता क्या है। जो आपकी पर्सनलाइज्ड या इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन टीचिंग में जो भी आपको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं समूह की बजाय क्या है, आपको इंडिविजुअल तौर पर आपको पढ़ाया जाता है। जैसे होता है ना, अब जो ट्रेंड चला हुआ है एक बच्चे को ट्यूशन पर पढ़ाने का, है ना, होम ट्यूशन, उसमें क्या कर रहे हैं हम, इंडिविजुअल एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन का मतलब है आपके कि हम एक ग्रुप को इंस्ट्रक्शन देने की बजाय एक इंडिविजुअल तौर पर हम क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं एक बच्चे को। यानी कि हम इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन हर व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता, बल्कि ये टीचिंग का वो मेथड है जिसमें हम व्यक्तिगत पर्सनली एक छात्र को ही निर्देश दे रहे हैं, एक छात्र को ही गाइड कर रहे हैं। इसकी पहचान क्या है भाई, मीनिंग कुछ क्लियर हुआ? यस मैम। नाम से ही पता लग रहा है, पर्सनलाइज्ड, व्यक्तिगत, यानी कि सभी ग्रुप में इंस्ट्रक्शन ना देके एक व्यक्ति एक बच्चे के ऊपर ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंसंट्रेशन कर रहे हैं। इसकी पहचान कैसे करेंगे? स्पष्ट उद्देश्यों का प्रयोग, विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, शिक्षण की बजाय लर्निंग पर बल देना चाहिए, मूल्यांकन और फीडबैक पर ध्यान देना चाहिए, इंडिविजुअल पेसिंग होती है इसमें उत्तम विद्या, पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ मेथड, ऑडियो ट्यूटोरियल अप्रोच एंड मॉड्यूलर इंस्ट्रक्शन है। इसमें केवल पर्सनलाइज्ड सिस्टम का ही उपयोग किया जाता है। ये देखो बेटा, जो पर्सनलाइज्ड है, एक तो आपकी फॉर्म आ गई कि जैसे आप पर्सनल ही क्या दे रहे हो, ट्यूशन दे रहे हो, या फिर जो बच्चे आपके फिजिकल हैंडीकैप्ड जो बच्चे होते हैं, जो स्पेशल बच्चे होते हैं, उनमें भी टीचर के पास एक या दो बच्चा ही होता है, ज़्यादा बच्चे नहीं होते। उनको भी क्या है, पर्सनली इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उन बच्चों का माइंड जैसा होता है, उनको एक साथ कई बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। तो इसमें क्या है, या तो आप एक ट्यूशन की फॉर्म में ले सकते हो, अगर आप स्कूल की फॉर्म में देखना चाहते हो तो जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनके लिए ये प्रोग्राम होता है। अब इसमें क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव स्पष्ट होते हैं। मान लीजिए आपको किसी को पर्सनल आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो आप क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव स्पष्ट हैं बिल्कुल कि भाई मेरे को ये चीज इस बच्चे को सिखानी है, ठीक है। उसके बाद बच्चे की भी इसमें क्या होनी चाहिए भाई, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। खाली आपकी मेहनत से कुछ नहीं होएगा, आप एक बच्चे को पढ़ा रहे हो लेकिन उस बच्चे का ध्यान नहीं है तो आप नहीं पढ़ा पाओगे उस बच्चे को। तो उसकी भी, तो इसमें हम टीचिंग के ऊपर बल नहीं देते, इसमें हम लर्निंग के ऊपर बल देते हैं। इसमें हमारी टीचिंग कैसी है वो ध्यान नहीं रखी जाती, इसमें ये देखा जाता है कि बच्चे को कितना, भाई हम पे कर रहे हैं तो हमारे बच्चे का रिजल्ट क्या है, ठीक है। तो लर्निंग पर बल दिया जाता है। इसमें इवेल्युएशन और फीडबैक पर बल दिया जाता है कि भाई इवेल्युएशन, भाई कितना समझ में आ गया हमारे बच्चे को, ठीक है, और ये इसकी प्रोग्रेस है। और इंडिविजुअल पेसिंग और व्यक्तिगत उसकी गति ही देखी जाती है कि इंडिविजुअल तौर पर वह बच्चा कहाँ तक आगे बढ़ा है। इसको ऑडियो ट्यूटोरियल अप्रोच भी बोलते हैं और मॉड्यूलर इंस्ट्रक्शन अप्रोच भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। PSI को केलर प्लान किसने डेवलप किया भाई, केलर ने इसको डेवलप किया, ठीक है। फ्रेड एस केलर ने इसको डेवलप किया। इसका विकास कॉलेज स्तर पर इंस्ट्रक्शन के लिए सन 1963 में प्रारंभ किया गया। इस अप्रोच को डेवलप करने पर सबसे पहले इन्होंने इंस्ट्रक्शन 1963 में दिए। इसमें क्या है, विद्यार्थियों को समस्त कोर्स को अपनी गति के अनुसार देखने की अनुमति दी गई, यानी कि प्रत्येक बच्चे को क्या है, जिस भी कोर्स में वह काम लेना चाहता है एडमिशन, अपने अकॉर्डिंग उसमें देखा गया। सभी का उद्देश्य क्या था, मास्टरी हासिल करना था, ठीक है। सभी को क्या थे, अपनी डिग्री लेनी थी। इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन और पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन में अंतर ये कि PSI में जो कार्य दक्षक का प्रयोग होता है, जो कोर्स के अनुदेशन में सहायक के रूप में कार्य करता है, मूल रूप से प्रोजेक्ट का कार्य करता है। विद्यार्थी की परफॉर्मेंस देखो भाई, इसमें क्या है, आपका जो PSI में प्रोक्टर होता है, उसका प्रयोग जो भी आपका कोर्स है उसमें एक गाइड के तौर पर वह आपको इंस्ट्रक्शन देता है, और
जो प्रोक्टर है उसका कार्य होता है विद्यार्थी की परफॉर्मेंस को अप्रेजल करना। देखो भाई यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। जो पर्सनलाइज्ड जो इंस्ट्रक्टर होता है वो क्या करता है, एक तो देखता है, एक तो आपकी सहायता करता है कि आपको ये काम इस तरीके से करना है, और दूसरा क्या है, आपको इवेल्युएट करता है। देखो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, मान लो मैं किसी को होम ट्यूशन दे रही हूँ और सिर्फ एक बच्चे को मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या काम करूंगी, बच्चे को गाइडलाइंस दूंगी कि बेटा आपको ये काम इस तरीके से करना है, ठीक है। और दूसरा काम क्या रहेगा मेरा, उसके वर्क को इवेल्युएट करना कि बच्चे ने काम सही किया है या नहीं किया है, ठीक है। और ये जो प्रणाली होती है ये थोड़ी सी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। हम चाहे जिस तरीके से इसमें मॉडिफिकेशन ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब जो पीएसआई है उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, मैस्टरी लर्निंग होती है, सेल पेसिंग होती है, यूज ऑफ प्रोक्टर्स, ठीक है, सहायक का प्रयोग होता है, एम्फेसाइज ऑन रिटन वर्ड, लिखित शब्दों पर ज्यादा बल दिया जाता है, मोटिवेशनल एक्टिविटीज होती हैं। जब हम पर्सनली किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, अब तुम सोचो कि तुम एक इंस्ट्रक्टर हो, किसी को पर्सनली आप गाइड कर रहे हो, तो क्या है, एक तो आप मैस्टरी लर्निंग होती है। मैस्टरी लर्निंग विद्यार्थी अलग यूनिट पर जाने से पहले यूनिट पर क्या करता है, मैस्टरी हासिल करता है। यानी कि आपको यहाँ पर सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। आप मान लीजिए किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहे हो, अब देखो हमारे यहाँ पे क्लासरूम तो ऐसे है नहीं कि भाई एक एक बच्चे के लिए एक एक टीचर रखेंगे, नहीं, यहाँ पे तो 30 बच्चों की 30 का रेशियो है तो 40 बच्चे मिलेंगे क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है जब आप किसी को पर्सनली गाइड कर रहे हो तो आपको सिलेबस से फटाफट नहीं भगाना, आपको पहले जो फर्स्ट यूनिट है ना उसमें ही बच्चे को क्या करोगे, आप मास्टरी कराओगे। मास्टरी का मतलब यहाँ पर कोई डिग्री नहीं दिलाओगे, यानी कि जब तक उसको पहली यूनिट पक्की नहीं हो जाती आप दूसरी यूनिट पे नहीं चलोगे, ठीक है। ये कहने का मतलब है बच्चे की सेल्फ की कितना वह खुद कर रहा है, कितना वह अपनी सुविधा अनुसार, इसमें बच्चा क्या होता है, स्वतंत्र होता है। इसमें स्कूल वाला कोई सिलेबस नहीं है कि जो स्कूल ने कराया, नहीं, इसमें बच्चा स्वतंत्र है। आप बच्चे को बोल सकते हो बेटा या तो आपने 10 क्वेश्चन दे दिए, इसमें बच्चा स्वतंत्र है कि भाई आप या तो पहला स्टार्टिंग में फर्स्ट कर लो, लास्ट से कर लो, बीच से तुम्हारी मर्जी है, कहीं से लर्न करो। इसमें बच्चे की स्वयं की गति होती है, बच्चा क्या होता है, स्वतंत्र होता है, ठीक है, कि कौन सी यूनिट उसको पहले लर्न करनी है। अब जैसे तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो तुम क्या है, आपकी मर्जी है, किसी भी यूनिट को आप कर सकते हो। उसके बाद है यूज ऑफ प्रोक्टर, यानी कि जो सहायक है उसका प्रयोग। यानी कि जो सहायक है, यानी कि आप टीचर हो, आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो तो आप उसके लिए वहां पर टीचर का रोल नहीं, आप एक सहायक का रोल प्ले कर रहे हो। आप किसी बच्चे को स्पेशली ट्यूशन पढ़ा रहे हो तो आप वहां पर एक टीचर नहीं, उसका एक फैसिलिटेटर, उसका सहायक। जैसे छात्र को क्या है, आप क्या कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप उसको टीचिंग भी कर रहे हो, उसके उत्तरों, उसके जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स में उनकी हेल्प कर रहे हो, ठीक है। उनकी जो यूनिट वाइज जो टेस्ट हुए हैं उनके अकॉर्डिंग उनके मार्क्स अच्छे दिलाने में उनकी हेल्प कर रहे हो। बच्चे की प्रोग्रेस में क्या प्रोग्रेस कर रहा है इसके फीडबैक में भी आपका रोल है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, मेन जो है फोकस वो रिटन वर्क के ऊपर दिया जाता है। हाँ बेटा याद होगा, लिख के दिखा दे, ठीक है। तो ये वाला इस टाइप का मोटिवेशनल एक्टिविटी, आप बच्चे को बार बार मोटिवेट करें, हाँ बेटा आप कर सकते हो, कर सकते हो, कोई कमी नहीं है। आपने एक क्वेश्चन किया उसी पे आप शाबाशी देते हो बच्चे को, ठीक है। तो ये इसका है, समझ में आ गया यहाँ तक? यस मैम। इसमें ना आपकी 3 क्रियाएं होती हैं। जो आपका पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन सिस्टम होता है इसमें 3, एक तो इंट्रोडक्शन होता है, दूसरा रिस्पॉन्स और तीसरा रिजल्ट, ठीक है। 3 चीजों को आप यहाँ पे देखते हो। सबसे पहले तो आपने क्या किया, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी कि आपने सबसे पहले बच्चे को क्या किया, जो सब्जेक्ट था, अब तुम सारे के सारे ना अब यहाँ पर एक ट्यूशन टीचर बन गए हो और एक बच्चे को पढ़ा रहे हो आप, तो सबसे पहला आपका क्या काम था, क्या दिया आपने बच्चे को, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो उसका इंट्रोडक्शन दिया, उसकी जितनी भी यूनिट्स हैं उनके बारे में आपने बच्चे को पढ़ाया। क्या आपके बिहेवियरल ऑब्जेक्ट हैं, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे सेल्फ स्टडी करनी है, कैसे सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपने फर्स्ट में आपने क्या कर दी, समझा दी बच्चे को। फिर दूसरा स्टेप क्या फॉलो हुआ, रिस्पॉन्स। बच्चा क्या करेगा,
रिस्पॉन्स देगा स्वयं की गति के अकॉर्डिंग। स्वयं की गति, आपने एक दिन में पूरी बुक पढ़ा दी, बच्चा तो नहीं पढ़ सकता ना पूरी बुक एक दिन में, उसकी जो स्पीड है उसके अकॉर्डिंग बच्चा आपको रिस्पॉन्स देगा। ठीक है कि मैम मेरे को तो आपने 10 क्वेश्चन कराए, 10 क्वेश्चन, कई बच्चे तो ऐसे होते हैं आपके पास जो 10 में से 10 क्वेश्चन लर्न करके ले आते हैं, कुछ बच्चे 5 करके लेके आते हैं, और कुछ बच्चों का तो माइंड सेट ये कि 10 नंबर का पेपर है तो कम से कम मैं 5 क्वेश्चन कर लेता हूँ, 5 नंबर आ ही जाएंगे। 5 नंबर का है ना, तो ऐसे निकम्मे बच्चे बोलेंगे आंटी 2 नंबर तो ले ही आएंगे, 0 तो नहीं आएगा ना। ऐसे बच्चे भी होते हैं जो 2 या 3, हाँ कि मैं यही करूंगा और यही नंबर ले आऊंगा बस। तो यहाँ पर बच्चा क्या है, रिस्पॉन्स में अपने स्वयं की गति के अकॉर्डिंग आपको देगा। ठीक है, वह और क्या कर सकता है रिस्पॉन्स में, वो टेस्ट दे सकता है। ठीक है, ये 2 का काम। रिजल्ट में क्या देखते हो आप, तीसरी बात क्या होती है रिजल्ट। एक बार आपने पढ़ा, दूसरा बच्चे ने पढ़ा, तीसरा क्या देखते हैं रिजल्ट। आप इवेल्युएट करते हो, कैसे इवेल्युएट करोगे, बच्चे का स्कूल में टेस्ट था, भाई कितने नंबर लेके आया, या फिर आपने टेस्ट लिया था, आपने 10 नंबर का बोला था, उसमें कितने नंबर लिए उसने। बिहेवियर विद द अनक्वालिफाइड स्टूडेंट, परीक्षा में असफल विद्यार्थियों के साथ व्यवहार। विद्यार्थी की इकाई में असफल घोषित होता है, ये तो विद्यार्थी के उद्देश्य को, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो मान लीजिए कुछ चीजें नहीं करके आए, वो फेल हो गए, तो आपको उनका मोटिवेशन नहीं खराब करना है, आपको उनको फिर से मोटिवेट करना है। अगर आप अभी यहाँ पे उनको बोल दो ना आप नहीं कर सकते, वो फिर कभी भी उससे निकल के बाहर नहीं निकलेंगे। आपको क्या करना है, रिजल्ट के तरह बच्चे को मोटिवेट करना है, भाई कोई बात नहीं, इस बार नहीं, मैं अगली बार हो जाएगा। ठीक है, और सफल विद्यार्थियों के साथ कैसे व्यवहार करना है, उनके साथ भी क्या है, उनके साथ भी अच्छे से, हाँ भाई आपने बहुत अच्छा किया, आगे आपके सामने और ज्यादा अपॉर्चुनिटी आएंगी, आप उनको ग्रैब करो। ठीक है, ये है। उसके बाद इसकी एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, और फिर आएगा टीचर का क्या रोल है। एडवांटेजेस में क्या है भाई, यह विधि ना तो अधिक जटिल है और ना ही ज्यादा खर्चीली है, इसमें खर्चा तो कम ही होता है। इस विधि में विद्यार्थी को सब्जेक्ट गाइडेड की सहायता से सफलतापूर्वक निर्देश प्रदान। इस मेथड में क्या है, विद्यार्थी जो टीचर उसको टीच कर रहा है वो उसकी हेल्प करता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। इसमें फीडबैक इमीडिएट मिल जाता है, टीचर ने वहीं पे टेस्ट लिया, वहीं पे चेक करके आपको दे दिया। रेमिडियल टीचिंग हो गई, भाई बच्चे को इस बात में प्रॉब्लम थी, साथ ही साथ टीचर ने सॉल्व कर दिया। बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन में रहता है, अब बच्चे को पता है कि तू तो अकेला ही है क्लास में। ठीक है, अगर डांट पड़ेगी तो भी तुझे ही पड़ेगी, अगर अच्छे से रहोगे मोटिवेशन भी तुझे ही मिलेगा। बच्चा अपनी स्वयं की गति से सीखता है, पहले बच्चा एक टॉपिक के ऊपर मास्टरी हासिल करता है। ठीक है, जो टीचर होता है वो बच्चे की सिर्फ सहायता करता है। ठीक है, अब याद करने का काम तो बच्चे का ही है, टीचर तो जस्ट आपको गाइडलाइंस दे सकता है। ये आ गया समझ में। ठीक है बेटे, थैंक यू। उसके बाद आती है लिमिटेशन, क्या है इसकी, विषय वस्तु में चेंज किया जा सकता है। हाँ जी, विषय वस्तु में कैसे चेंज हो गया भाई, आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे थे, कभी टीचर बोलता है भाई देखो स्कूल में तो फॉलो करना पड़ेगा, फर्स्ट है तो उसके बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड। अब यहाँ पर क्या है, टीचर की जो विषय वस्तु कभी भी चेंज हो सकती है, भाई आज मैं 5वां चैप्टर पढ़ा ना, भाई मैं तो कल 10वां पढ़ाऊंगा। ठीक है, आगे हर व्यक्ति विद्यार्थियों की संख्या आमतौर पर बहुत होती है, और पीएसआई में केवल, वैसे तो क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं लेकिन पीएसआई में पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन में सिर्फ एक ही बच्चा होता है, तो सारा फोकस उस बच्चे के ऊपर होता है, तो बच्चे को ये क्या लगने लग जाता है, बोझ लगने लग जाता है। ठीक है, बच्चा क्या है, उसकी नज़र, उसको पता है टीचर की नज़र तेरे ऊपर ही है, चाहे तू 1 घंटा पढ़ ले चाहे तू 2 घंटा पढ़ ले, तो बच्चा क्या है, डिसिप्लिन को तो फॉलो कर रहा है लेकिन दिल से नहीं। ये मेथड लोकप्रिय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है भाई। अगर स्कूलों में 40 बच्चे एक क्लास में, एक एक बच्चे को पढ़ाने लग गए, टीचर्स एक एक बच्चे के लिए टीचर अवेलेबल करने लग गए, तो फिर वही कितने टीचर रहेंगे स्कूल में, कितने बच्चे रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इतना ज़्यादा प्रचलन में नहीं है। यहाँ पर टीचर क्या एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। यहाँ पर क्या है, कोई इफेक्टिव टेस्ट उपलब्ध नहीं है। मास्टरी की कसौटी स्पष्ट की गई है लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें असफल हो जाते हैं। बड़े बड़े कक्षा ये हमारे देश में जो ये प्रणाली है आमतौर पर नहीं देखी जाती। क्लियर है?
टीचर का क्या क्या काम है भाई? टीचर बच्चे के साथ डिस्कशन करता है, उसको इंस्ट्रक्शन देता है, उसको ट्यूटोरियल यानी कि ट्यूशन के तौर पे पढ़ाता है या जल्दी फीडबैक देता है, सेल्फ स्टडी की जांच करता है, बच्चे की मास्टरी हासिल करवाता है, ठीक है, समय समय पर उसे मोटिवेट करता है, जो जो कठिनाई आती हैं उसके सामने उनको दूर करता है। समझ में आ गया? ये था आपका पीएसआई। जिसकी प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। अगला पॉइंट है, दोनों बुक का है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। आंचल देखना बेटा कौन से पेज नंबर पे है। देख रही हूँ मैम। तो आज का जो टाइम है वो कंप्यूटर का युग है, तो जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो भी क्या है, कंप्यूटर के द्वारा कराई जाने लगी है। ठीक है, कंप्यूटर के द्वारा कराए जाने का सेंस आप देखते हो, बहुत सारे एआई टूल्स का हम यूज कर रहे हैं अपनी टीचिंग में, लर्निंग में। ठीक है, हम कंप्यूटर से भी बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सीख रहे हैं, प्रेजेंटेशन देना हम किससे सीख रहे हैं, पावर पॉइंट का यूज कर रहे हैं। आपको कोई भी शीट बनानी है, वर्ड का यूज आप कर रहे हो, कोई एक्सेल सीट बनानी है, एमएस एक्सेल का प्रयोग कर रहे हो। तो यानी कि बहुत सारी चीजें हैं हमारी लर्निंग में जिसमें हमें किसकी सहायता से पढ़ते हैं, हम कंप्यूटर की सहायता से पढ़ते हैं, ताकि फ्यूचर में और भी कोई चीजें आती है कंप्यूटर की सहायता द्वारा हम क्या करते हैं, अभिक्रम अनुदेशन का ही विस्तार है, यानी कि जो हमारी प्रोग्राम लर्निंग होती है उसी के अकॉर्डिंग क्या है, हमारा कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन कहा गया है। इसमें हम क्या करते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको इकट्ठा करते हैं। कंप्यूटर और विद्यार्थियों के बीच में क्या होती है, इंटरेक्शन होता है। विद्यार्थी कंप्यूटर से प्रश्न पूछते हैं, उत्तरों को फिर क्या है, फटाफट उनसे फीडबैक मिलती है। वे कीबोर्ड की सहायता से क्लिक करते हैं, अपना क्वेश्चन डाला, कीबोर्ड की सहायता से क्लिक किया और क्वेश्चंस का आंसर आ जाता है, यानी कि फीडबैक तभी मिल जाता है। ठीक है, इस प्रकार कंप्यूटर क्या है, एक अध्यापक का काम करता है, यानी कि कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन का मतलब एक तो पर्सनल था जिसमें पर्सनल पढ़ाया जा रहा था, अब इसका मतलब क्या है कि आप कंप्यूटर की सहायता से जब कोई भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करते हो तो वो क्या है, आपकी कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन आपका कहलाता है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बोला है कंप्यूटर क्या क्या काम करता है आपके लिए, ड्रिल एंड एक्सरसाइज करता है, ट्यूटोरियल मोड है, सिमुलेशन मोड है, डिस्कवरी है, गेमिंग है। ठीक है, तो आप क्या है, ड्रिल और अभ्यास करते रहते हैं। कंप्यूटर की सहायता से बच्चे क्या है, बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं, बार बार उनको रिस्पॉन्स मिलता है, फीडबैक उन्हें साथ साथ मिल जाता है। फीडबैक मिलने का मतलब अब देखो तुम्हारी बहुत सारी ऑनलाइन लर्निंग हो रखी है, कंप्यूटर की सहायता से आप मॉक टेस्ट लगाते हो, मॉक टेस्ट जैसे ही आपका खत्म होता है साथ साथ आपको आंसर मिल जाते हैं। इतना फास्ट तो आपका टीचर भी नहीं करता जितना फास्ट आपको कंप्यूटर करके दे देता है। यही बात है ना भाई, किसी ने मॉक टेस्ट लगा के देखे हो तो। हाँ जी मैम, ऐसे ही होता है। मैम ठीक है, तो ये क्या है, आपका हेल्प करता है। दूसरा क्या हेल्प करता है, ये ट्यूटोरियल मोड है। आपको कोई भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसमें डाल सकते हैं, आपको फटाफट आंसर मिल जाता है। कंप्यूटर द्वारा जितने भी विद्यार्थी हैं उनकी जो भी अनुक्रियाएं हैं, जो भी एक्टिविटीज हैं, उनका एनालिसिस करता है और फीडबैक प्रदान करता है। ठीक है, ट्यूटोरियल मोड है ये। उसके बाद है सिमुलेशन मोड, अनुरूपित प्रकार। वास्तविक जीवन में अनुरूपित अधिगम अनुभव विद्यार्थियों के किस प्रकार से दिए जाते हैं, कंप्यूटर द्वारा विद्यार्थी बजट बनाने की प्रोसेस का अनुकरण करते हैं, यानी कि सिमुलेशन मोड आपको सिखाया जाता है। अनुकरण, सिमुलेशन का मतलब होता है अगर रियल लाइफ में जो आप काम कर रहे हो उससे पहले उसके बारे में आपको एक नकली इन्वायरमेंट क्रिएट करके वो सारी चीजें सिखाई जाती है। नकली इन्वायरमेंट इन द सेंस मैंने आपको पहले भी बताया था, सिमुलेशन का मतलब आपको टीचर
टीचर बनने से पहले आपकी जो आप कोर्स कर रहे होते हैं उसमें टीचर ट्रेनिंग करनी होती है आपको, यानी कि सिखाया जाता है आपको कि किस तरीके से आपको पढ़ाना है। तो ऐसे ही कंप्यूटर क्या करता है, हमें कुछ चीज़ें सिखाता है कि जीवन में, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल लिया बजट करना, बजट बनाना, तो हमें ये रियल लाइफ में क्या है आगे काम आएगा। बजट अब यहाँ पे हमें पूरे देश का तो नहीं बनाना, हमें तो अपने घर का बजट बना के चलना है। तो कंप्यूटर क्या है, हमें वो बजट बनाने की प्रोसेस बताता है कि भाई आपको पहले इतने आपको से मिले, इतने पैसे आपको सेव करने चाहिए, इतने पैसे आपको यहाँ खर्च करने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है डिस्कवरी मोड। हाँ जी, आपको कुछ भी खोज करना है तो कंप्यूटर की हेल्प से आप इजीली खोज कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल देने हैं। ट्रायल और एरर मेथड के द्वारा भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, समाधान ढूंढते हैं। ट्रायल और एरर मेथड का मतलब जब तक आपको आंसर नहीं मिल जाता आप ट्राई करते रहते हो, ट्राई करते रहते हो, ठीक है। गेमिंग मोड, बहुत सारे गेम भी होते हैं जो इंटरेस्टिंग होते हैं और गेम के जरिए भी आपको क्या है का प्रयोग करके भी आप बच्चे को सिखा सकते हो, ठीक है। यानी कि कुछ बहुत सारे क्या है एजुकेशनल गेम भी आते हैं जो बच्चे को हम सिखाते हैं और कंप्यूटर के द्वारा ही वो सिखा पाते हैं, ठीक है। तो ये इसमें कुछ पॉइंट दे रखे थे कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन में, क्लियर है। मैम हमारी बुक में तो सीधा ये दे रखा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आपको इतना बड़ा नहीं लिखना, चल आपको ना इसको कोरिलेट करते हुए लिख लेना। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का मतलब है आपको कंप्यूटर की नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है, आपको कंप्यूटर की सहायता से चीजें सिखाई जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख देना MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। MS वर्ड में आपको क्या है लिखना सिखाया जा रहा है, MS एक्सेल में क्या है आपको प्रॉपर एक सीट बनानी सिखाई जा रही है, और पावर पॉइंट में आपको क्या सिखाया जाता है, प्रेजेंट करना। कोई भी डाटा आपने प्रेजेंट किस तरीके से आप प्रेजेंट करोगे ये चीजें सिखाई जाती है, किसकी सहायता से, कंप्यूटर की सहायता से। इसको ऐसे करके आप कंप्लीट कर देना। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, अब अगला है आपका एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग। यही सेम इनके में है, एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग। अब देखते हैं भाई एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है। और ना बेटा इसकी ना कुछ और भी चीजें दे रखी हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर क्या है, डाटा प्रोसेसिंग और रिसर्च में आपकी हेल्प करता है, एग्जामिनेशन सिस्टम में हेल्प करता है आपकी। आप कोई वोकेशनल गाइडलाइंस लेना चाहते हैं या कोई वोकेशनल कोर्स करना चाहते हो तो कंप्यूटर उसमें आपकी हेल्प करता है, ठीक है। ड्रिल और प्रैक्टिस तो आपने कर लिया, रिस्पॉन्स एकदम से देता है। आप बहुत सारी चीज़ों को स्टोर इसके अंदर कर सकते हैं अपने डाटा को। मान ले कोई भी फाइल है आपकी, आपके पास बुक नहीं है तो आप क्या है उसको ऐसे PDF के तौर पर इसमें क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। इसमें आपको इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, हाँ जी, या तो कंप्यूटर और आप दोनों ही हो, इंडिविजुअल आपके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। और जो आप बता रहे हो ना बेटा आपके कंप्यूटर में आप बता रहे थे पावर पॉइंट, और वो ये बता रखे टाइप ऑफ कंप्यूटर एडेड लर्निंग, कि किस तरीके से आप कंप्यूटर को सीख रहे हो। अब है एजुकेशन टेलीकास्टिंग या ब्रॉडकास्टिंग। हाँ जी प्रीति, यही पढ़ाएंगे अभी जो टीवी के ऊपर आते हैं, रेडियो और टेलीविजन क्या रोल निभाता है। एजुकेशन टेलीकास्टिंग, ये स्वयं प्रभा, स्वयं पोर्टल, ई पाठशाला, और आपके जो इग्नू के भी प्रोग्राम चलते हैं। एक दूरदर्शन, पता नहीं किस नाम से, दूरदर्शन ज्ञान के नाम से चैनल है, उस पे सारी क्लासेस चलती रहती हैं आपकी, कभी किसी सब्जेक्ट की कभी किसी सब्जेक्ट की, वो इग्नू के द्वारा वो क्लासेस दी जाती हैं। तो जो है हमारा एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग या टेलीकास्टिंग, इसका मतलब होता है
कि जब आप किसी चीज का ब्रॉडकास्ट होता है, ब्रॉडकास्ट का मतलब एक साथ बहुत सारे लोगों तक जो चीज जाती है वो होती है आपकी ब्रॉडकास्ट या टेलीकास्ट करना। जब आपकी सूचना एक साथ लाखों लोगों तक पहुंचती है, ठीक है, तो वो क्या है, आपकी एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग कहलाती है। ठीक है, एक प्रोग्राम मैंने चलाया और लाखों लोगों तक वह एक साथ पहुंच रहा है। अभी तो देखो फिर भी बच्चों के पास, सबके पास मोबाइल हो गए। पहले का जमाना था जब बच्चों के पास ना मोबाइल होते थे, बस क्या होता था घर पे, रेडियो और टेलीविजन होता था। ठीक है, तो रेडियो पर भी बहुत सारे कार्यक्रमों को हम सुनते थे। भाई हमें पता है कि जब हम छोटे थे ना, टीवी नहीं था हमारे घर में। टीवी आया था 6th क्लास में थी मैं, तब आया था। उससे पहले हम जो रेडियो पे सुनते थे ना, उसमें भी मजा आता था। हाँ, मंगलवार को आते थे बहुत सारे चुटकुले, कहानियां, ये वाली चीजें, बड़े मजे आते थे। वो सुनने में ही कितना मजा आता था, एंजॉय करते थे। और आज फोन है साथ में, तब भी एंजॉय नहीं कर पा रहे। तो बात करेंगे हम यहाँ पर एक तो रेडियो की और एक टेलीविजन की। अब रेडियो और टेलीविजन के बारे में आप लोग मुझे पॉइंट बताओगे भाई, क्योंकि बोलते बोलते ना बहुत देर हो गई है मुझे। इसमें सारा का सारा आपको रेडियो और टेलीविजन का लिखना है। ये संचार का माध्यम है मैम, सूचनाएं प्रोवाइड करता है हम्म। सबके लिए। मैम पर ये हमारी बुक में है ही नहीं बिल्कुल भी, ये आपके मैम पास मैं पब्लिकेशन की एक्सप्लेन बुक। कर दूं, ये कॉमर्स की बुक में है। हाँ, कॉमर्स की बुक में है, इसको एक्सप्लेन कर दो ताकि ये बाकी बच्चों को भी एक आइडिया आ जाएगा। जिसकी बुक में नहीं है तो वैसे भी लिख सकते हो सुन के भी। और वैसे तो इसी यूनिट में जो क्वेश्चन आना है ना मेन, वो आपका इवैल्यूएशन के ऊपर बनेगा। हाँ, लेकिन ये कि भाई आपको पता सब चीजों का होना चाहिए। जैसे आपका ये थे ना, CAI PSI, ये 4 4 मार्क्स के बन जाएंगे आपके क्वेश्चन। हाँ मैम, एक बार एक्सप्लेन कर दो हाँ थोड़ा, जी, एक बार क्योंकि एक्सप्लेन हो जाएगा ना तो सुनने के बाद भी आप उस चीज को वो करके आ सकते हो पेपर में। हाँ जी दीक्षा। एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग। फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है हमारे पास एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी का मतलब है कि हमने ये देखा है कि टीवी का जो कनेक्शन है ऑलमोस्ट हर ग्रुप के पास में होता है, चाहे वो कोई छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे लोग जो अपनी पढ़ाई को बहुत टाइम के बाद कंटिन्यू कर रहे हैं, उनके पास भी टीवी की एक्सेसिबिलिटी होने की वजह से वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑनलाइन ना पढ़ के ब्रॉडकास्ट के थ्रू वो पढ़ सकते हैं। सेकंड है हमारा एंगेजमेंट। वीडियो एंड द विजुअल एंड ऑडियो एलिमेंट्स इन द टेलीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट इनहेंस लर्निंग। अब जैसे पहले के टाइम पे तो हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, तो टीवी एक बहुत अच्छा माध्यम बनता था जहाँ पे देख के और सुन के दोनों ही तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते थे। और ये एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। जो भी चीज़ आपने देखी होती है अपनी आँखों के सामने, वो आप बहुत लंबे समय तक नहीं भूल पाते हो। एक एक्सपेरिमेंट अगर आपको करके दिखाया जाए तो आपको याद रहता है कि एक्सपेरिमेंट में कौन-सा केमिकल किस कलर का था और क्या इसका रिज़ल्ट आया था। डाइवर्सिटी ऑफ कंटेंट यहाँ पे पढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये 1 या 2 सब्जेक्ट तक लिमिटेड है। इस पे हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ा सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग कहाँ-कहाँ पे यूज़ किया जाता है? फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन चाहे वो कोई स्कूल की पढ़ाई हो, यूनिवर्सिटी की, PhD लेवल, कोई भी टॉपिक हो, वो यहाँ पे सिखाया जा सकता है। इनफॉर्मल एजुकेशन के अंडर भी ये आता है। कोई भी इंसान किसी स्किल्स को सीखना चाहता है, वो आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लाइक कुकिंग, स्टिचिंग, इनके भी प्रोग्राम्स टीवी पे दिखाए जाते हैं। डिस्टेंस लर्निंग, जैसे हम लोग डिस्टेंस लर्निंग की अगर बात करें तो आप सबने ही अपने टाइम पे डिस्टेंस लर्निंग करी है। जब हम ग्रेजुएशन ड्यू से करते हैं, जहाँ पे हमें सिर्फ साल में एक बार एग्ज़ाम देने जाना होता है, तो उसके कई सारे टॉपिक हम घर बैठे टीवी से सीख सकते हैं।
प्लेटफॉर्म एंड टेक्नोलॉजीज ऑफ एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग। इसमें हम किन किन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं? टेलीविज़न। टेलीविज़न हमारे विजुअल और ऑडियो दोनों का एक माध्यम बनता है जहाँ पे इंसान देख के और सुन के सीख सकता है। रेडियो कई बार हमारी साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट होती हैं जिसको हमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इमेजिन करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हम अच्छे से रेडियो पे सीख सकते हैं। ऑनलाइन एंड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में अगर हम बात करें, आज के टाइम पे हम काफ़ी सारे एजुकेशनल ऐप देखते हैं जैसे कि अड्डा 24/7 हो गया, और भी इसके साथ में काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है जहाँ पे हम इंटरनेट की सहायता से कोई भी वीडियो देखकर अपने कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इसके क्या क्या चैलेंजेस एंड फ्यूचर ट्रेंड हैं एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग के? फंडिंग एंड सस्टेनेबिलिटी। Educational broadcasting and telecasting initiate require financial support to maintain quality. उसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक ई ट्यूटोरिंग। ठीक है, इससे अगला ही टॉपिक है ई ट्यूटोरिंग। और कॉमर्स वालों का प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये दो ही टॉपिक रहते हैं, फिर कंप्लीट हो जाएगी 4th यूनिट। और इनकी एसएसटी वालों के 2-4 पॉइंट रह जाएंगे, कोई नहीं, करने की कोशिश करते हैं। ई ट्यूटोरिंग क्या होता है? अगर हम देखें तो ई ट्यूटोरिंग का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम जो भी टीचिंग करते हैं। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्यूटोरिंग। ठीक है, यानी कि जब हम डिजिटल तौर पे इंटरनेट के द्वारा, मोबाइल फोन से या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब भी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम ई ट्यूटोरिंग बोलते हैं। ठीक है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें विद्यार्थी को हम पढ़ाते हैं, गाइडलाइंस देते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। ठीक है, और रिकॉर्डेड मैसेज या दोनों तरीके से लाइव क्लास और रिकॉर्डेड हम उनको देते हैं। जैसे आप लोग लेते हो ना, ऑनलाइन बैच ले रहे हैं आजकल बच्चे, ऑनलाइन क्या कर रहे हैं? घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे आप लोग अब पढ़ रहे हो, वैसे तो आपकी रेगुलर क्लास है, लेकिन क्या है, जब आप फोन से या इसके, तो ये क्या है? आपका ई ट्यूटोरिंग है। आपने पहले भी पढ़ा था ना, किसी दूसरे नाम से, ई लर्निंग के नाम से पढ़ा था आपने पहले ये। Yes, यस ma'am. मैम। तो जो ई लर्निंग का था ना, वही है इसमें सेम। इसमें क्या है? ई ट्यूटोरिंग के प्रकार क्या है? आप जैसे जूम के द्वारा, गूगल मीट आदि के द्वारा लाइव क्लास लेते हैं, तुरंत आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाते हैं, आपको पीडीएफ, नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाती है। ठीक है, इसमें आपकी 3 प्रकार की ई ट्यूटोरिंग बताई है आपकी। एक तो है आपकी साइनोक्रोनस ई ट्यूटोरिंग, जिसमें आप जूम, गूगल मीट के द्वारा आप लाइव क्लास लेते हो। एक है आपकी एसाइक्रोनस ई ट्यूटोरिंग, असमकालिक, ये आपकी पीडीएफ, नोट्स या रिकॉर्डेड वीडियो आपको भेजी जाती है। ब्लेंडेड ई ट्यूटोरिंग, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का मिक्स है। आप मन करे तो आप ऑफलाइन क्लासेस आके ले लीजिए, मन करे तो आप ऑनलाइन। ठीक है, ये सारा उसके बाद बताया गया है। ये सारा बेटा मैं ना उसमें से पढ़ा रही हूँ आपका, चैट जीपीटी पे से। अब यहाँ तक क्लियर है? ट्यूटोरिंग का मीनिंग जो ई लर्निंग में था वही चीजें हैं इसमें भी। ई ट्यूटोरिंग की विशेषता क्या है? इजी है, अंडरस्टैंडेबल है। मान लीजिए आपको लाइव क्लास में समझ में नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हो? आप दोबारा से उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो। आप कंटेंट को अपने अकॉर्डिंग डबल स्पीड में भी कर सकते हो और नॉर्मल से कम स्पीड में भी कर सकते हो। ठीक है, विद्यार्थियों के लिए क्या है, ये उपयोगी है। आपको वीडियो, ऑडियो, पीपीटी सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, इजी टू असेसेबल है, कहीं से भी बैठकर आपकी पढ़ाई संभव हो जाती है। आपके टाइम सेविंग है, टाइम बचता है आपका जो आने जाने का है। मान लीजिए आपका कॉलेज दूर है, कोई नहीं पढ़ाना चाहता या किसी को सफ़र ज़्यादा लंबा है, तो आपके क्या है, टाइम की बचत होती है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग है, जैसे दीक्षा ने बताया था ना अभी एक, कि हम अपने अकॉर्डिंग कभी भी क्या है पढ़ सकते हैं, अपनी गति से सीख सकते हैं। हम सारा का सारा जो डिजिटल फैक्टर्स है, डिजिटल रिसोर्सेज है, उनका उपयोग कर रहे हैं, क्विज लगा रहे हैं, कॉस्ट कम होती है। अगर हम पारंपरिक शिक्षा से क्या होता है, ये सस्ता होता है, क्योंकि ऑनलाइन जो बैच आप खरीदते हो वो ऑफलाइन बैच से क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। ई ट्यूटोरिंग का महत्व क्या है भाई? जो ग्रामीण इलाके हैं, रूरल एरियाज हैं, और जहाँ पर हम जहाँ से आना जाना मुश्किल हो जाता, तो वहाँ के लिए ये अच्छा है। ठीक है, बच्चों को क्या है, जो बच्चे नहीं पढ़ पाते उनको भी पढ़ने का मौका मिलता है।
जो डिजिटल इंडियन अभियान है उसको बढ़ावा मिलता है। बच्चे क्या है घर बैठे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी तैयारी कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या है भाई, इंटरनेट की समस्या आपको हो सकती है, क्योंकि आप देखते हो चलो सिटीज में तो नहीं लेकिन रूरल एरियाज में क्या है नेटवर्क की कमी होती है, टेक्नोलॉजी की कमी हो सकती है, अनुशासन। हाँ ये बात सही है भाई, बच्चे का टाइम बनाना बच्चे के ऊपर है, अनुशासन को फॉलो करना कि आज मुझे 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस तो है नहीं कि भाई बच्चा अगर स्कूल में नहीं आया तो उसकी पेरेंट्स को शिकायत कर दी, क्योंकि भाई ऑनलाइन लर्निंग है, बच्चा बोल दे मैं तो पढ़ रहा था और देखता हो वो गेम या कोई वीडियो देख रहा हो, तो यहाँ पे अनुशासन की कमी है, व्यक्तिगत संपर्क की कमी है, शिक्षक और विद्यार्थी आपस में क्या है उनका कोई वो नहीं है, वन वे कम्युनिकेशन है, टीचर क्या है पढ़ा के चला जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें आप मान लीजिए अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो वो क्या है आपका वन वे कम्युनिकेशन है। अभी जूम पे आप क्लासेस ले रहे हो, अगर आप लाइव क्लासेस ले रहे हो तो भी आप क्या है थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पाते हो, लेकिन बहुत सारी लाइव क्लासेस भी ऐसी होती है जिसमें स्टूडेंट को बोलने का मौका नहीं दिया जाता, वन वे कम्युनिकेशन ही रखा जाता है। इसमें एक टीचर का क्या रोल है, ई ट्यूटोरिंग में ऑनलाइन पढ़ाता है, ऑनलाइन गाइडलाइंस देता है, डिजिटल कंटेंट तैयार किया जाता है, बच्चों के जो भी समस्याएं हैं उनको सोल्व किया जाता है, असाइनमेंट और टेस्ट दिए जाते हैं बच्चों को मोटिवेट और एक्टिव बनाए रखा जाता है, बस यही है, ठीक है। जो ई लर्निंग में आपने पढ़ा था ना वही चीजें किसके नाम से आ गई आपकी, ई ट्यूटोरिंग के नाम से। तो दोनों क्वेश्चन क्या कर सकते हो, एक दूसरे की जगह आ जाए तो उन क्वेश्चंस को आपस में लिख सकते हो आप। उसके बाद बात आती है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या मेथड होता है, तो आपका कॉमर्स वालों का ये कंप्लीट हो जाएगा ई ट्यूटोरिंग के बाद। देखो भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या होता है, मैम हमारे काम को करते टाइम जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हम कैसे उस नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं, अपनी प्रीवियस नॉलेज का या किसी भी अभी सीखते हुए नॉलेज जो हमने गेन करी है उससे उसे सॉल्व करना। हाँ जी। इसमें क्या है आपको आपके एनालिसिस और आपकी जो रचनात्मक जो क्रिएटिविटी और आपकी थिंकिंग को बढ़ाने के लिए क्या आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाती है, ठीक है। इसमें मेन तो क्या है भाई, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है टीचिंग की वो मेथड है जिसके द्वारा टीचर स्टूडेंट को क्या है एक प्रॉब्लम प्रस्तुत करता है और विद्यार्थी को उस प्रॉब्लम पर सोच विचार करने के लिए, टेस्ट करने के लिए और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उसका आंसर देने के लिए कहता है, ठीक है। इसमें स्टेप होते हैं कुछ, जैसे सबसे पहले क्या कराया जाता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। भाई सबसे पहले देखो कि प्रॉब्लम है क्या, फिर हम एनालिसिस करते हैं, फिर हम हाइपोथेसिस डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, फिर कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और फिर इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। जो मेन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है वो ऑलमोस्ट जो आपकी हायर एजुकेशन है उसके अंदर यूज की जाती है, ठीक है। जो डिस्कवरी मेथड से कोरिलेट करता हुआ है ये वाला टॉपिक, कहीं ना कहीं पढ़ा है आपने ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला, समस्या समाधान विधि, जब आपने मेथड पढ़े थे ना थर्ड वाली बुक में। कौन से यस मेथड मैम, इंडक्टिव डिडक्टिव? नहीं बेटा टीचिंग मेथड नहीं पढ़े थे, एक तो आया था आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आया था किसी का समस्या समाधान विधि, इंडक्टिव डिडक्टिव भी आए थे लेकिन ये भी आया था। अब ये मेरे को नहीं पता मैंने कौन सी क्लास में पढ़ाया था, ये बता मुझे, तुमको लोगों को पढ़ा रखा है समस्या समाधान विधि क्या होती है, बच्चों को नहीं, कोई भी समस्या दे दी और उसके ऊपर बच्चों को वर्क करने के लिए दिया जाता है। हमने तो नहीं पढ़ा मैम। जैसे मैम ये टॉपिक इजी ही है। हाँ जी, आपको देखो जो भी आपकी हायर स्टडीज में ये टॉपिक यूज होता है, इस मेथड के अकॉर्डिंग टीचर क्या है आपको एक प्रॉब्लम दे देता है, ठीक है। उस प्रॉब्लम को आपको सोल्व करना होता है, कैसे सोल्व करना है ये आपका है। और ये चीज जो होती है वो रिसर्च में आपकी यूज होती है। जो रिसर्च मेथड है ना, रिसर्च मेथड में मीनिंग दे दिया लेकिन एक्सप्लेनेशन उसकी क्या है, एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर ही होती है, तो इसका नाम ही सीधा क्या दे दिया, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ठीक है।
इसमें हमने बच्चे को क्या दे दी, एक प्रॉब्लम दे दी, बच्चा क्या करता है। अब जैसे मान लीजिए है जो बच्चे पीएचडी कर रहे हैं, मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ, तो क्या करेंगे, हमें प्रॉब्लम दे दी, भाई आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई भी हमें खुद करना है, भाई आपको सिनॉप्सिस तैयार करना है, आप टॉपिक लेके आओ, हमसे ये बोला जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाई ये देखेंगे आसपास में किस टॉपिक के ऊपर क्या प्रॉब्लम चल रही है। देखो रिसर्च करने का मतलब ही यही होता है कि जो प्रॉब्लम है ना उसको सोल्व करना। तो प्रॉब्लम सोल्विंग में भी हम यही कर रहे हैं, हमें जो समस्या मिली है उसका समाधान कैसे निकालें, ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स को हम फॉलो करें, ठीक है। मैम कितना यूनिट तक खत्म कर दिए क्लास? बेटा हम फोर्थ अब्सेंट थे 2-4 दिन। पूजा फोर्थ यूनिट चल रही है। यूट्यूब पर मैम सेंड करते हैं क्लास रोज? ए पूजा आज करूंगी, 3-4 इकट्ठी हो रखी है बेटा, क्लासेस तो तुम्हारी पिछले हफ्ते से की ही नहीं। मैम हम नहीं किए हैं तो थोड़ा मैम सेंड कर दीजिएगा पिछला क्लास सब। हाँ हाँ सारी कर दूंगी बेटा। ठीक है मैम, थैंक यू। आज भी हम नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे, कल से कंटिन्यू करेंगे। चलो चलो कोई नहीं, ठीक है। ठीक है मैम। तो दीक्षा ये वाला टॉपिक आप लोग कर लेना, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला, और जो कॉमर्स वालों की फोर्थ यूनिट है कंप्लीट हो गई है, और एसएसटी वालों का रह गया है सर्वे मेथड, फील्ड विजिट, कंसेप्ट मैपिंग एंड स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग आया था तुम्हारा या किसी और क्लास को पढ़ाया था मैंने? मैम स्टोरी टेलिंग हमारा इंग्लिश में भी आ रखा है। ओके हाँ, बीएड सेकेंड ईयर को पढ़ाया था स्टोरी टेलिंग मेथड, तुम्हारा नहीं हुआ है शायद। इसमें आपको कोई कहानी दे दी जाती है और कहानी के जरिए आपको सिखाया जाता है। कंसेप्ट मैपिंग का मतलब होता है बेटा, आप जब पेपर के लिए छोटे छोटे वो बनाते हो ना, नोट से बना लेते हो, यानी कि आप जब किसी चीज को मान लीजिए एक ये इसका मीनिंग है, आप एक फ्लो चार्ट के जरिए सारी चीजें आप खुद को समझाने की कोशिश करते हो, वो कंसेप्ट मैपिंग के अंदर आता है। फील्ड विजिट क्या होता है, जब आप क्या कर रहे हो, कोई भी आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो आपको क्या है, घूम घूम कर आपको डाटा कलेक्ट करना होता है, वो फील्ड विजिट के अंदर आएगा। सर्वे मेथड क्या होता है, जब ये ना कल एक बार पढ़ के आना, कल कराऊंगी इन सारे मेथड को, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बता दूंगी। सर्वे मेथड, फील्ड विजिट और कंसेप्ट मैपिंग, स्टोरी टेलिंग, ये फिर तुम्हारी भी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और फिर थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे हम कल। पहले 5-7 मिनट इनके ऊपर बता के फिर आपकी एसएसटी वालों का भी फोर्थ यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ओके मैम। अब मेरी तरफ से कॉमर्स वालों की कंप्लीट हो गई है, इकोनॉमिक्स वालों की कंप्लीट हो गई है, 2-3 टॉपिक होने के बाद आपकी एसएसटी वालों की भी कंप्लीट हो जाएगी। मैम जैसे सिलेबस पूरा ना हो पाए तो पीवाईक्यू ही काफी है ना, उनसे आज हाँ, हो हाँ जाए। जी, सारा उन्हीं में से आना है। बस ओके मैम। क्लास का ये कि एक बार मान लो तुम सारी चीजें ना भी याद कर पाओ तो जो चीजें सुन रखी होंगी तो आप इजीली उन चीजों को करके आ जाओगे, बस ये फायदा है। हाँ मैम ये तो है। सुनी हुई चीजें हमें याद ज्यादा रहती है बजाय कि जो हम, क्योंकि लर्न होना तो अब इस लेवल पे मुझे लगता नहीं किसी बच्चे को याद होता होगा। नहीं होता मैम, जैसे कि नोट्स बनाए हैं, अब खुद एनालाइज करके देखेंगे, टेस्ट लेंगे तो कुछ और ही लिखते हैं, और पेपर में अपनी लैंग्वेज कुछ और ही हो जाती है, तो मतलब याद नहीं होता, लैंग्वेज ही अलग हो जाती है। बस अभी यहाँ पे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ना, जस्ट आप समझो टॉपिक को, और कई बार चीजें आप खुद पढ़ते हो वो टॉपिक समझ में नहीं आता, दूसरे का समझाया हुआ समझ में आ जाता है। यस मैम, जैसे ये मेथड काम आते हैं, डिस्कशन मेथड हो जाता है, आप पढ़ा देते हो तो इनसे है ना काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। हाँ जी, अब मुझे ये देखना पड़ेगा कौन सी क्लास में मैंने कौन सा टॉपिक पढ़ाया था। चलो ठीक है बेटा, अभी 5 मिनट का मैं भी ब्रेक ले लूं। ओके मैम।